चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज से। देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हमको देखना है। पहली न्यूज़ हम देखेंगे हमारे जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कौन कौन सी समस्याएं हैं और कहां पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें बताया गया है कि किस स्टेट की हालत कैसी रही है, ऑनलाइन एजुकेशन वहाँ के बच्चे एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको लेकर एक रिपोर्ट आई है। इसके बारे में हम देखेंगे। और ये जो आंकड़ा है ये सरकारी डेटा है, ठीक है। इसके अलावा एक न्यूज़ आई है दिल्ली की हाई कोर्ट से रिलेटेड। तो इन्होंने आवारा जो कुत्ते रहते हैं गली में, आप देखने को मिल जाएंगे, उनको लेकर के क्या कहा है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें चाइना की, तो शी जिनपिंग की जो पार्टी है उसके 100 साल हो गए हैं। 100 साल हो गए हैं, तो 100 साल उनके कैसे बीते। अभी जो एक समारोह आयोजित किया गया था उसमें शी जिनपिंग ने क्या कहा है, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन से भी एक न्यूज़ आई है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले हम देखे थे कि यूरोपियन यूनियन ने कोविशील्ड लगा जिस व्यक्ति को लग गई है उसको अपने यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे थे। कई कंट्री ऐसी थी जो कि कोविशील्ड लगे हुए व्यक्ति को अपने देश में एंट्री नहीं करने दे रही थी। तो उसी से रिलेटेड अभी कुछ यूरोपियन यूनियन ने ढील दी है। यूरोपियन यूनियन के 9 देशों ने यह ढील दी है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। तो रिपोर्ट जारी की गई है UDISE प्लस स्कूल डाटा कैप्चर, जिसको शॉर्टकट में UDISE भी कहा जाता है। इसके पहले चलता था UDISE। इसी को जब मॉडिफाई किया गया, इम्प्रूवमेंट किया गया, तो अपडेटेड करके ये ऑनलाइन वर्ज़न बनाया गया UDISE प्लस, ठीक है। और हमारा जो स्कूल एजुकेशन है उसमें जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसको मैनेजमेंट करने का काम ये करती है। यदि हम बात करें कौन कौन इसमें कवर किए जाते हैं, तो इसमें शामिल है 1.5 मिलियन स्कूल से भी ज़्यादा स्कूल इसमें शामिल है। इसके अलावा 9.4 मिलियन टीचर इसमें शामिल हैं एंड 250 मिलियन बच्चे विथ दिस एप्लीकेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो संस्था है ये डाटा कलेक्ट करती है, ठीक है। डाटा कलेक्ट किससे किससे करती है? स्कूल से, टीचर से, इनरोलमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन एज़ पर द डाटा कैप्चर फॉर्मेट। उसका जो फॉर्मेट रहता है वो डाटा का फॉर्मेट कैप्चर रहता है, और फिर इसको क्या करती है वो अपनी वेबसाइट में अपलोड कर देती है। PDF फॉर्मेट में बनाती, जो भी सूचनाएं उसको प्राप्त होती हैं स्कूल से, बच्चों से। इसके बाद उसको PDF का फॉर्मेट बना के UDISE प्लस government.in पर अपलोडेड कर दिया जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकता है। अब देखो, जहाँ जहाँ पर इंटरनेट एक्सेस की सुविधा है वो लोग खुद से अपना जो डाटा है उसको कैप्चर कर सकते हैं और डायरेक्टली जो है ऑनलाइन पोर्टल पर, सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो उनको जो है फिज़िकली DCF बनाना पड़ेगा। इसके बाद उसको ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर के पास भेजना पड़ेगा। ये इसको कैप्चर करेगा डाटा को, और फिर उसके बाद यूज़ करता है UDISE प्लस सॉफ्टवेयर को और जानकारी को अपलोड कर देता है। यदि हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो ठीक है, सभी स्कूल जिसमें स्टेट, यूनियन टेरिटरी शामिल हैं, ये प्रोवाइड करते हैं डाटा डायरेक्टली थ्रू द सॉफ्टवेयर। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि इस वेबसाइट पर किसी स्कूल ने या फिर किसी टीचर ने डाटा को अपलोड किया, अपने स्कूल की जानकारी को भेजा है कि कितने वहाँ पर कंप्यूटर हैं, कितने लैपटॉप हैं, वहाँ पर शौचालय है कि नहीं है, और कौन कौन सी सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं। ये सारी जानकारी इस सॉफ्टवेयर में अपलोड करना पड़ता है। दूसरी बात ये है, अब डाटा की अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर होगी। इसके लिए क्या है, एक सर्टिफिकेट को जनरेट किया जाता है थ्रू द सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑल लेवल पर। और इसके साथ साथ में डाटा कैन बी सबमिटेड ओनली आफ्टर सर्टिफाइंग फॉर 100% कवरेज एंड करेक्टनेस ऑफ डाटा। आपने जो भी डाटा डाले हो वो जब तक एकदम करेक्ट नहीं होगा तब तक आप उसको सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है।
यदि हो जाएगा सबमिट तो फिर आपको जो है एक सर्टिफिकेट जनरेट मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड न्यूज़ की। तो सेकंड न्यूज़ है हमारी यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड। यूरोपियन यूनियन में टोटल जितनी भी कंट्री हैं, जैसे कि 27 EU के मेंबर स्टेट हैं, जिसमें से 9 यूरोपियन यूनियन नेशन ने जो वैक्सीन से लेने वाले व्यक्ति को जो आना जाना था ना, उसको थोड़ा सरल बना दिया है। इसी को लेकर ये न्यूज़ आई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे पहले कोविशील्ड वाले व्यक्ति को रोक लगा दी गई थी कि यदि किसी ने कोविशील्ड की डोज लिया है तो उसको हम नहीं आने देंगे अपने देश में। अब लेकिन उस चीज़ को उन्होंने क्लियर कर दिया है। कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन, और 8वें नंबर का जो देश है एस्टोनिया। इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी वैक्सीन यदि कोई व्यक्ति लगा के आया है तो उसने अलाउ कर दिया है। ठीक है, 9वां देश स्विट्ज़रलैंड भी है, जिसने कि अब जो है कोविशील्ड लिए हुए व्यक्ति को अपने देश में अलाउ कर दिया है। और देखो, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है, इसने कुछ कुछ को ग्रीन सिग्नल दे दी है। ग्रीन सिग्नल दे दी, इसका मतलब पूरे 27 के 27 जो देश हैं अब वो इन लोगों को अलाउ कर सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन ली है। फाइजर, ठीक है, फाइजर बायोनटेक, कॉमिरनेटी, दूसरे नंबर पर है मॉडर्ना की स्पाइवैक्स, तीसरे नंबर पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्स जेवरिया, और चौथे नंबर में जॉनसन एंड जॉनसन की जानशीन वैक्सीन लिए हुए व्यक्तियों को। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं चाइना से। तो शी जिनपिंग की जो पार्टी है, ठीक है, रूलिंग पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। इसी को लेकर के एक समारोह को आयोजित किया गया था, मैसिव परेड निकाली गई थी बीजिंग में। उस दौरान बीजिंग के जो लीडर हैं शी जिनपिंग, इन्होंने ये चेतावनी दी थी पूरी दुनिया को कि चाइना किसी की धौंस नहीं सह सकता है, ठीक है, और चाइना के ऊपर किसी का राज नहीं चल सकता है। ऐसी बातें उन्होंने कही थी। देखो, काफ़ी देर तक इनकी स्पीच चलती रही थी उस दौरान, तो बहुत सारी हमको भीड़ देखने को मिली थी तियानमेन स्क्वायर में, ठीक है, और उन्होंने जोर दिया था अपने चाइना को फिर से पुनर्निर्माण करने की बात उन्होंने कही थी, ठीक है। इसी प्रकार की थीम जो है उन्होंने एम्फसाइज किया है जब से वो अपने पद पर बैठे 2012 से। इसके अलावा 24 टाइम्स उन्होंने मेंशन किया था अपनी स्पीच में लीडरशिप ऑफ द पार्टी अपॉन विच ही सेड चाइना सक्सेस हिंगेस, ऐसा उनका कहना था। अगली जो न्यूज़ है वो हाई कोर्ट से रिलेटेड है। तो सड़क पर घूमने फिरने वाले कुत्ते तो आपने देखे ही होंगे। अब इनको हमें खाना और पानी देना है, ठीक है, ये उनका अधिकार है, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। इसके अलावा हम इनका सही यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो इनका सही यूज़ किया जा सकता है इनको गार्ड की ट्रेनिंग दे करके, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। तो एवरी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA इनको फार्म करना चाहिए गार्ड एंड डॉग पार्टनरशिप, ये इनको बनाना चाहिए। इसमें इनको कंसल्टेशन लेना पड़ेगा दिल्ली पुलिस डॉग स्क्वाड की। इससे क्या होगा, डॉग की ट्रेनिंग हो सकेगी, और जो अब डॉग है ना, अब वो लोगों के फ्रेंडली बन जाएंगे। इसके अलावा लोगों की वो सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी हो जाएंगे फिर। तो इस प्रकार से ऑर्डर RWA को हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए। RWA का मतलब होता है, जैसे कि दिल्ली में म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन होता है ना, उसके लिए ये उल्लेख किया गया है। या तो RWA होती है या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये काम करना पड़ेगा। इसके अलावा गली में जो भटकने वाले डॉग्स हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के अंतर्गत, ठीक है। और जो रूल है वो इनेक्टेड होता है अंडर सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट, ठीक है, पार्टिकुलरली द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 के द्वारा, जो कि इलीगल है। कौन कौन से काम, या तो फिर वो इंडिविजुअल कर रहा है, या फिर RWA कर रहा है, या फिर स्टेट मैनेजमेंट कर रहा है। यदि वो कुत्तों को वहाँ से रिमूव करता है या फिर उनकी रीलोकेशन करता है,
तो भी ये अपराध माना जाएगा और इलीगल माना जाता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से रिलेटेड। ठीक है, ये एक प्रकार की प्रोसीजर है कोर्ट की, जिसके माध्यम से कोर्ट अनाउंसमेंट करता है इंडिविजुअल को एज ए ब्रॉडकास्टेड रॉन्ग डूअर और गाइड करता है पुलिस अथॉरिटी को कि आप उसको पकड़िए। ठीक है, इंडिविजुअल जो भी उसका नाम है और उसका नाम जो है प्रोसीजर में आप डालिए। ठीक है, और आप उस पर पैनी नज़र बना के रखिए, ऐसा कोर्ट ऑर्डर देती पुलिस को। इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है जिसमें हम देखेंगे, देखो अभी दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट सामने रखी कोर्ट के, उसमें ये बताया गया है कि 26,532 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं। ठीक है, और 31 सितंबर 2019 तक की यदि हम बात करें तो इनमें से केवल 3,826 को ही अरेस्ट किया जा चुका है। कोर्ट ने तो घोषणा कर दी है, उनके नाम बता दी है। अब काम रहता है कि पुलिस उनको पकड़े, उनके ऊपर मुकदमा चलाए और उनको सज़ा दिलाए। इसके अलावा उनकी जो अवैध संपत्ति है उसकी भी जब्ती करे, ऐसा कोर्ट का कहना है। तो टोटल 26,532 कोर्ट ने घोषित कर दिया, जिसमें से केवल पकड़े गए 3,826 और उनमें से भी मुकदमा चला केवल 1,601 लोगों पर और केवल 28 लोगों की प्रॉपर्टी बस सीज हो पाई है, जब्ती हो पाई है। ये कंडीशन है। अब इसी के चलते चलते दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है कि पार्टिकुलर व्यक्ति भी एनी प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स सेज हाई कोर्ट, और फिर वो जानकारी दे देगा किसको, पुलिस को, और पुलिस उसके ऊपर फिर से मुकदमा चलाएगी या फिर उसकी संपत्ति को जब्त करेगी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं आंध्र प्रदेश से। तो ये रहा आंध्र प्रदेश का मैप हम देख लेते हैं इसका, कौन कौन से स्टेट के साथ में ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। आंध्र प्रदेश के यदि हम नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ जाएंगे तो ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है उड़ीसा के साथ में। इसके बाद फिर अपनी बाउंड्री को शेयर करता है तेलंगाना के साथ में। तेलंगाना के बाद कर्नाटक, और सबसे नीचे तरफ अपनी बाउंड्री शेयर करता है तमिलनाडु के साथ में। तो तमिलनाडु इसके दक्षिण में है। और यदि हम इसके पश्चिमी भाग की तरफ जाएंगे और नॉर्थ की तरफ चलते जाएंगे तो कर्नाटक पड़ेगा, कर्नाटक के ऊपर तेलंगाना और तेलंगाना के बाद उड़ीसा। तो यहाँ की न्यूज़ ऐसी आई है कि यहाँ के सीएम ने एक योजना लॉन्च की है। ठीक है, YSR बीमा योजना। इसके अंतर्गत कोरोना के चलते चलते जिन लोगों की डेथ हुई है और वो किसी कारण से अपना बीमा को नहीं भर पाए हैं, जैसे उन्होंने बीमा करवा रखा था, किसी बीमारी के चलते यदि उन लोगों की डेथ होती है तो उनको इतनी राशि मिलेगी पार्टिकुलर टाइम। अब वो लोग उस बीमा की राशि को भर नहीं पा रहे हैं, तो सरकार कह रही है वो पैसा हम भरेंगे, ताकि उनका जो भी सेटलमेंट है आने वाले टाइम में जितना उनको पैसा मिलने था वो उन लोगों को मिल सके। और यदि हम देखें ना पैसे का आंकड़ा, तो इसमें सरकार के ऊपर भार आने वाला है 750 करोड़ रुपया का, और ये अनाउंसमेंट करी है सरकार ने 2021-22 के लिए। ठीक है, और इसमें 1.32 लाख फैमिलीज़ शामिल हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हमारी आर्मी और एयरफोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, न्यू डिप्टी चीफ का सिलेक्शन किया गया है। कौन कौन व्यक्ति सिलेक्ट किए गए। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ये बन गए हैं वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा ने ग्रहण किया है, अस्यूम किया है ऑफिस एज द डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी। अब यदि हम बात करें एयर मार्शल चौधरी की, तो इनको कमीशन किया गया था फाइटर स्ट्रीम वाले एरिया में एयरफोर्स में। कब? 29 दिसंबर 1982 को। इनको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है फ्लाइंग करने का, उड़ाने का। मोर देन 3800 हावर्स ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ फाइटर हो, चाहे ट्रेनर एयरक्राफ्ट हो और IAF हो, ऐसा IAF का कहना है। इनकी यदि हम और भी पुरानी थोड़ा लाइफ स्टाइल देखें ना, तो ये छात्र रहे हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड द डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन। ठीक है, अब इसके पहले प्रायर टू द प्रेजेंट अपॉइंटमेंट के पहले वो क्या थे? एयर ऑफिसर
कमांडिंग इन चीफ थे, AOCI इन सी। कौन से एरिया में? वेस्टर्न एयर कमांड वाले एरिया में। अब इनको जो पोस्ट मिली है वो मिली है एयर मार्शल HS अरोरा की जगह में, जो कि रिटायर्ड हो गए थे वेडनेसडे के दिन 39 ईयर साल सर्विस करने के बाद। अब हम दूसरी पोस्टिंग की बात कर लेते हैं एयर मार्शल BR कृष्णा की, जो कि डायरेक्टर जनरल रहे थे पहले एयर ऑपरेशन वाले कामकाज में। अब वो बन गए हैं न्यू AOC इन सी ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड। और एयर मार्शल PM सिन्हा एज्यूम्ड ऑफिस एज DG एयर ऑपरेशन। ठीक है, अब DG एयर ऑपरेशन की जगह कौन ने ग्रहण कर लिया है? एयर मार्शल PM सिन्हा ने। इसके बाद यदि हम बात करें डिप्टी चीफ स्ट्रेटजी, इसके बारे में बात बताई गई है। एक थर्ड एंड ए न्यू वर्टिकल क्रिएटेड फॉर ओवरसीइंग द आर्मीज ऑपरेशन। ठीक है, आर्मी की ऑपरेशन के लिए इस ब्रांच की स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ में इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट, ठीक है, अमंग अदर इम्पोर्टेंट ब्रांचेस वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल। अब लेफ्टिनेंट जो शर्मा हैं वो पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस थे अपॉइंटमेंट के पहले। इनको कमीशन्ड किया गया था इनटू राजपूताना राइफल इन दिसंबर 1983। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं फॉरेन वाले पेज से कौन सी न्यूज़ हमको देखना है। तो फॉरेन वाले पेज से यदि हम देखें ना, तो डोनाल्ड रम्सफेल्ड, इनके बारे में एक न्यूज़ आई है, इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, ये रहे थे फॉर्मर US डिफेंस सेक्रेटरी डोनाल्ड रम्सफेल्ड, इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, इनके चलते चलते ही US ने अफ़गानिस्तान और इराक में हमला किया था। तो ये जो है ना, वन ऑफ द आर्किटेक्ट भी रहे, इसके अलावा US के डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे। आर्किटेक्ट किस मामले में कह रहे हैं? US ने जो इन्वासन किया था, कहाँ पर आक्रमण किया था? अफ़गानिस्तान और इराक में 2003 में। इनकी डेथ हो गई है, 88 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। उनके घर कहाँ पर? ताउस में, न्यू मैक्सिको। तो डिफेंस सेक्रेटरी के मामले में ये काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं। ठीक है, 1975 से लेकर के 1977 ये रहे। उस टाइम में किसका प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन चलता था? गेराल्ड फोर्ड का। इसके बाद फिर आए जॉर्ज W बुश। इनके दौरान ये 2001 से लेकर के 2006 के बीच में सेक्रेटरी रहे थे। तो जब ये डिफेंस सेक्रेटरी रहे थे 2001 में, तो इन्होंने ओवरसा करा था, निरीक्षण किया था US स्ट्राइक्स का। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में। इसके पहले 11 सितंबर में जो टेरर अटैक हुआ था ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का न्यूयॉर्क सिटी में, उसी के बाद इन्होंने निरीक्षण किया था कि हम जो है अब एयर स्ट्राइक करेंगे अफ़गानिस्तान में। US ने सोच लिया था कि अब तालिबान की जो रिजीम है उसको उखाड़ करके फेंकना है, और जो कि प्रोवाइड करता है सेफ़ हेवन टू द टेरर ग्रुप अल-कायदा, जो कि रिस्पॉन्सिबल था 11 सितंबर के अटैक का। इसमें एक वर्ड आया है इन्वेड करके। तो इन्वेड का मतलब होता है टू इंटर ए कंट्री विथ एन आर्मी इन ऑर्डर टू अटैक एंड टेक कंट्रोल ऑफ इट। तो अब यदि हम बात कर लें 2003 की, तो 2003 में इराक वाले मामले में भी एक की प्लेयर रहे थे। इराक में अमेरिका अपनी सेना इन्हीं के कारण भेज पाया था। इससे क्या हुआ, जो सद्दाम हुसैन है ना, वो डेवलपिंग जो कर रहा था और जो डिप्लॉय कर रहा था वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो इसके लिए भी उन्होंने काम किया था।